साल 1968 केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था। यकायक सदन में एक मुद्दा गंभीर होता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी आरोप लगा रहे थे कि ऋषिकेश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एजेंट्स छुपे हुए हैं। बात सोवियत संघ तक पहुंची तो केजीबी ने भी अपना एक जासूस भेज दिया। यूरी बेसमेनोव ऋषिकेश पहुंचे और यहाँ महर्षि महेश योगी के आश्रम में कुछ दिन रुके भी। कई साल बाद उन्होंने इस दौरे का ब्यौरा छापते हुए लिखा कि हॉलीवुड के कुछ बेवकूफ़ आए हैं, वो अमेरिका जाकर ये संदेश फैलाएंगे कि बैठ जाओ, अपनी नाभि की तरफ देखो और कुछ मत करो। ये लोग हमारे लिए किसी तरह का खतरा नहीं बल्कि एसेट्स हैं। उस साल भारत के हिमालय क्षेत्र में बसे ऋषिकेश का एक छोटा सा आश्रम अचानक इंटरनेशनल कौतूहल का केंद्र बन गया था। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, हर अखबार में आश्रम की खबरें छप रही थी। इसकी वजह थी बीटल्स नाम का एक म्यूजिक बैंड जिसने संगीत की दुनिया में तहलका मचाया हुआ था, कल्ट स्टेटस था। बैंड के मेंबर्स की दीवानगी इस कदर थी कि बीटल्स नाम से च्युइंगम भी अमेरिका में करोड़ों का कारोबार कर रहा था, डॉलर्स में। 1968 के उस फरवरी के महीने में बीटल्स महर्षि योगी के आश्रम में रुके हुए थे। आज कहानी बीटल्स के इसी भारत दौरे की। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक जरूरी जानकारी आपको दे दें। भारतीय इतिहास में अगर आप रुचि रखते हैं तो एक किताब का नाम आप नोट करके रख सकते हैं, गेम प्लान फॉर डिवाइडिंग इंडिया। इस नाम की ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कोको एफएम ऐप पर। साथ ही कोको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो आप 50% की छूट ले सकते हैं LT50 कोड डाल के। अब चलते हैं आज की मेन स्टोरी पर। 1964 का साल था। ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला था। दोनों पार्टियां तुरुप का इक्का ढूंढ रही थी और ये तुरुप का इक्का था एक म्यूजिक बैंड जिसका नाम था बीटल्स। ये वो दौर था जब बीटल्स का क्रेज इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था कि लोग इसे बीटल मेनिया का नाम देने लगे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की माली हालत खस्ता थी। 1963 का साल आते आते बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब भी ऊपर नीचे होने लगा। बीटल्स इस दौर में ब्रिटेन के लिए एक मसीहा साबित हुआ। दुनिया भर में बीटल्स के एल्बम बिक्री के रिकॉर्ड तोड़ रहे थे और इस बिक्री से ब्रिटेन के निर्यात कोटे में इजाफा भी हुआ। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां होड़ में थीं कि बीटल्स के साथ बस एक तस्वीर में नजर आ जाएं किसी तरह। कंजर्वेटिव पार्टी ने तो अपने नेताओं को व्हिप ही जारी करके रखा हुआ था कि हर भाषण में बीटल्स का नाम आना ही चाहिए। दोनों पार्टीज मांग कर रही थी कि बीटल्स को कोई नागरिक सम्मान भी दिया जाए। अक्टूबर 1965 में बीटल्स को बकिंगहम पैलेस का आने का न्योता मिला। बाहर बीटल्स के फैंस की 4000 लोगों की भीड़ खड़ी थी और ये लोग गॉड सेव द क्वीन के बदले गॉड सेव द बीटल्स चिल्ला रहे थे। 1966 आते आते बीटल्स की शोहरत उस बुलंदी पे पहुंच गई थी जहां से आगे बस ढलान नजर आती है। सैकड़ों टूर्स, दिन रात की पार्टीज, लाखों फैंस, ड्रग्स। इसके बाद वही हुआ जो होता आया है। बीटल्स के मेंबर्स का मन इन सबसे ऊबने लगा। उन्होंने अपने टूर और लाइव कंसर्ट्स रोक दिए। बैंड के एक मेंबर पॉल मकार्टनी बताते हैं, हमने शोहरत को अपने सिर नहीं चढ़ने दिया, फिर भी हम बीटल्स थे। एक सवाल रह रहकर हम सबके मन में आ जाता था कि हाँ, प्रसिद्ध होना अच्छा है, अमीर होना भी अच्छा है, लेकिन ये सब है किस लिए? इन्हीं सवालों की खोज ने बीटल्स का ध्यान आध्यात्म की तरफ मोड़ा। फरवरी 1967 में बैंड के मेंबर जॉर्ज हैरिसन की पत्नी आध्यात्मिकता की तलाश में थी। उन्होंने अखबार में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन नाम का एक विज्ञापन देखा और उसकी क्लासेस लेने लगी। उन्होंने बात अपने पति को बताई, हैरिसन ने बात बाकी बैंड मेंबर्स को बताई और 25 अगस्त 1967 यानी आज के दिन वेल्स में महर्षि महेश योगी ने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पर एक सेमिनार आयोजित किया। यहाँ बीटल्स और महेश योगी की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद बैंड मेंबर्स ने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का 10 दिन का सेमिनार ज्वाइन किया जहां उन्होंने ऐलान किया कि वो ड्रग्स छोड़ रहे हैं। हालांकि बीटल्स इस सेमिनार को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बीच में ही उनके मैनेजर ब्रायन एप्स्टीन की मृत्यु की खबर आ गई थी। इसके बाद महर्षि महेश योगी ने बीटल्स से कहा कि आप लोग भारत आइए, निमंत्रण दिया। फरवरी 1968 में बीटल्स के 4 मेंबर्स जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, पॉल मकार्टनी और रिंगो स्टार भारत आते हैं। साथ में उनकी पत्नियां, गर्लफ्रेंड्स और मीडिया का पूरा जमावड़ा भी ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी का एक आश्रम था जिसे 84 आश्रम कहते थे। इस आश्रम को एक अमेरिकी बिजनेसमैन के डोनेशन से बनाया गया था। पॉल मकार्टनी बताते हैं कि आश्रम में रहने का उनका अनुभव किसी समर कैंप जैसे था। हर सुबह ध्यान के बाद शाकाहारी नाश्ता मिलता था, शराब और ड्रग्स पर पाबंदी थी। कभी कभी आसपास के जंगली जानवर भी आ जाते। दिन खत्म हो जाने के बाद सभी लोग गाना गाते और गिटार बजाते।
हालांकि आश्रम का अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं था। जॉर्ज हैरिसन ध्यान की गहराई में जाना चाहते थे, इसलिए दिन के कई घंटों तक ध्यान किया करते। जॉन लेनन तब मजाक में कहते कि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में जॉर्ज हवा में उड़ना भी सीख लेगा। जॉन लेनन के लिए अनुभव बाकियों से अलग था। उन्हें ध्यान से ज्यादा मानसिक प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। किस्सा है कि एक बार महर्षि को दिल्ली जाना था। हेलीकॉप्टर में एक सीट खाली थी। जॉन लेनन ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं, और महर्षि के बगल में जाके बैठे। पॉल मैकार्टनी ने तब पूछा कि तुम्हें जाने की इतनी क्यों पड़ी है। तब जॉन लेनन ने जवाब दिया कि सच कहूं तो मुझे लगता है कि अगर मैं महर्षि के साथ ज्यादा वक्त बिताता हूं तो वो मुझे असली सच बताएंगे। इस दौरे का एक और किस्सा है जब बीटल्स को एक डायरेक्टर ने लॉर्ड ऑफ रिंग्स में पार्ट लेने का न्योता दिया। एप्पल फिल्म्स के हेड डेनिस ओ'डील तब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर फिल्म बनाना चाहते थे। इसके लिए वो बीटल्स को कास्ट करना चाहते थे। जब उनको मालूम चला कि बीटल्स भारत में है तो डेनिस भारत आए और ऋषिकेश में बैंड के साथ ही रहने लगे। बात आगे बढ़ी। जॉन लेनन को गोलम, पॉल को फ्रेडो और जॉर्ज हैरिसन को गैंडाल्फ का किरदार निभाने का ऑफर मिला। फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन जब साल 2001 में पीटर जैक्सन ने इसे बनाया तो पॉल मैकार्टनी ने उनसे कहा था, ऐसा वो कहते हैं, अच्छा हुआ कि हमने फिल्म नहीं बनाई, वरना आगे जाकर आप इसे नहीं बनाते और हम इतनी अच्छी फिल्म देखने से चूक जाते। ऋषिकेश में रहने के दौरान बीटल्स ने 42 गाने लिखे। इनमें से कई उनकी फेमस एल्बम व्हाइट एल्बम का हिस्सा बने। इस दौर में लिखे गीतों में कुछ खास बातें हैं। मसलन इनमें भारतीय वाद्य यंत्र सितार का असर दिखता है। बैंड के मेंबर जॉर्ज हैरिसन तब सितार माइस्ट्रो पंडित रविशंकर के से सितार की ट्रेनिंग ले रहे थे, और कुछ गानों की कहानियां भी ऋषिकेश के आश्रम से जुड़ी हैं। मसलन एल्बम का एक गाना है द कंटिन्यूइंग स्टोरी ऑफ बंगलो बिल। इस गाने की कहानी यूं है कि एक बार आश्रम में रहने वाला एक लड़का रिचर्ड और उसकी माँ नैनीताल घूमने गए। वहां दोनों हाथी पर बैठकर जंगल देख रहे थे जब एक बाघ उनके सामने आया। रिचर्ड ने अपनी बंदूक उठाई और बाघ को मार दिया। दोनों वापस आश्रम लौटे और गिल्ट के मारे ये बात महर्षि को बताई। जॉन लेनन ये सब बैठकर सुन रहे थे और महर्षि इस बात से खासे नाराज थे कि उनके आश्रम में आए लोग शिकार पर जा रहे हैं। जॉन लेनन ने रिचर्ड से पूछा कि तुम्हें नहीं लगता ये बेवजह जीव हत्या है। तब रिचर्ड ने जवाब दिया कि जॉन, सिचुएशन ऐसी थी कि या तो बाघ बचता या तो हम बचते। वो हम पे झपट्टा मारने वाला था, इसलिए मुझे गोली चलानी पड़ी। इसी किस्से को जॉन लेनन अपने गाने में लिखते हैं। He went out tiger hunting with his elephant and gun. In case of accidents, he always took his mum. If looks could kill, it would have been us instead of him. अब आगे की कहानी सुनिए। बीटल्स के इस दौरे ने जितना भारत पर असर डाला उतना ही पश्चिम पर भी असर हुआ। 84 आश्रम के बाहर देश विदेश के पत्रकार इकट्ठा रहते ही थे। भारतीय कुर्ता पैजामा पहने बीटल्स की तस्वीरों ने भारतीय पोशाकों को अमेरिकन काउंटर कल्चर का हिस्सा बनाया। जॉन लेनन की आध्यात्मिक बायोग्राफी लिखने वाले गैरी टिलर लिखते हैं कि 1960 तक अमेरिका पर महर्षि महेश योगी, योगानंद और स्वामी विवेकानंद का अच्छा खासा प्रभाव था, लेकिन ये बीटल्स ही थे जिनके भारत दौरे के बाद अमेरिका और यूरोप के शहर कस्बों में मेडिटेशन सेंटर बहुतायत में खुलने लगे। बीटल्स का असर किसी भी राजनेता या मूवी स्टार से ज्यादा था। दुनिया उनकी दीवानी थी और उनके इस दौरे के बाद दुनिया का ध्यान भारत पर भी गया कि बीटल्स गए कहाँ थे, जो अब तक पश्चिम के लिए सिर्फ सपेरों का देश था। बीटल्स का ये दौरा कई विवादों का कारण भी बना। ग्रुप के 2 मेंबर्स रिंगो स्टार और पॉल मैकार्टनी रिट्रीट के बीच में ही आश्रम छोड़ के चले गए। इसके बाद अप्रैल के शुरुआती दिनों में जॉन लेनन ने भी आश्रम छोड़ दिया। कहानी यूँ है कि बीटल्स का एक एसोसिएट एलेक्स मरदास जब आश्रम पहुंचा तो उसने महर्षि के तौर तरीकों पर सवाल उठाया। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मरदास ने बताया कि उसने महर्षि को एक महिला का आलिंगन करते हुए देखा था। रोलिंग स्टोन को दिए एक इंटरव्यू में लेनन कहते हैं कि अगले सुबह वो महर्षि के पास गए और उनसे पूछा कि अब लौटना चाहते हैं। महर्षि ने पूछा क्यों। तब लेनन ने जवाब दिया कि अगर आप इतने ही बड़े ध्यानी हैं तो खुद क्यों नहीं जान लेते। आश्रम में कनेडियन फिल्म मेकर पॉल साल्जमैन भी रुके हुए थे। उनके अनुसार महर्षि बीटल्स से उनके अगले एल्बम का 25% प्रॉफिट अपने स्विस अकाउंट्स में जमा करने को कह रहे थे। तब लेनन ने जवाब दिया कि ऐसा हुआ तो उनकी लाश के ऊपर होगा। इसके अलावा आश्रम में रहने वाली एक अमेरिकन अभिनेत्री मिया फेरो ने महर्षि पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने का आरोप भी लगाया था। इन सब विवादों के चलते बीटल्स ने वक्त से पहले ही आश्रम छोड़ दिया। हालांकि बाद में जॉर्ज हैरिसन ने यह दावा भी किया कि महर्षि पर लगाए आरोप झूठे थे। जॉर्ज हैरिसन की पत्नी की बहन जेनी बॉयड लिखती हैं कि बेचारे महर्षि गेट पर खड़े थे। उनके एक शिष्य ने छाता पकड़ रखा था। जाते जाते उन्होंने लेनन से कहा भी कि रुको, मुझसे बात तो करो, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। इस दौरे के बाद बीटल्स का महर्षि महेश योगी से मोह भंग हुआ। जॉन लेनन महर्षि से इतने खार खाए हुए थे कि उन्होंने उनके नाम पर एक गाना भी लिखा जिसमें वो कहते हैं कि महर्षि, ये तुमने क्या किया, तुमने सबको बेवकूफ़ बनाया।
यहाँ तक कि जब लेनिन को टैक्सी मिलने में देर लगी तो इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने महर्षि पे लगाया, और जब ऋषिकेश से आते हुए उनकी टैक्सी का टायर फटा तो भी उन्होंने कहा कि महर्षि ने ही कोई जादू टोना किया होगा। बहरहाल भारत से लौटने के बाद बीटल्स अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौट गए। भारत के दौरा बैंड के मेंबर्स का साथ में आखिरी दौरा था। साल 1970 में बैंड टूट भी गया। उसी साल महर्षि महेश योगी ने ऋषिकेश का अपना आश्रम छोड़ दिया। वक्त के साथ यह आश्रम खंडर में तब्दील हुआ और 2003 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे अपने कब्जे में लिया। बाद में इसे टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर भी खोला गया। अब यहाँ बीटल्स का एक म्यूजियम खोलने की बात चल रही है। बाद के सालों में जॉर्ज हैरिसन ने पश्चिम में योग को पहुंचाने में मदद की और साल 1990 में उन्होंने महर्षि पर लगाए आरोपों के लिए माफ़ी भी मांगी। जॉन लेनन की साल 1980 में उनके अपार्टमेंट के बाहर ही उनके एक फैन ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये किस्सा अगर आप सुनना चाहते हैं तो तारीख के इंटरनेशनल सेगमेंट के एक एपिसोड में मिल जाएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तारीख का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त मोहन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।